जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। दिस इज सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज जो है वो हमने डिस्कस करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। लास्ट टाइम में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जो कि था सेल वॉल, और होपफुली आप लोगों ने वीडियो डिस्कस जिसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस किया वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो ऊपर आइकन बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल रहा है, वो जाके आप देख लें। वहाँ पे उस वीडियो के अंदर आपको सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन और वो किन सेल के अंदर मौजूद है, किन के अंदर नहीं है और कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से, या इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसके साथ साथ इसको सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। तो जितने भी सेल हैं, चाहे वो अब उसमें हमने जिक्र किया था सेल वॉल के अंदर कि वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, बल्कि प्रोकैरियोट और फंजाई और प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है। लेकिन जो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये जितने भी सेल हैं, एवरी सेल इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के दो मेन काम हैं। एक तो ये है कि ये सेल को शेप देती है, एंड सेकेंडली ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करती है। तो मेनली हम दो काम देखते हैं, एक ये शेप देती है और दूसरा जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन के हवाले से बात करें तो इसके अंदर 60 to 80% जो है वो प्रोटीन मौजूद होती हैं, एंड 20 to 40% जो है वो लिपिड्स मौजूद होते हैं, जबकि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो 20 to 40% लिपिड्स मौजूद होते हैं, वो लिपिड्स जो हैं वो फास्फोलिपिड्स कहलाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओवरऑल देखें तो इसके अंदर 60 to 80% जो है वो प्रोटीन्स हैं, 20 to 40% लिपिड्स हैं, और वो लिपिड्स जो है वो फास्फोलिपिड्स हैं, जबकि स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं और कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है, एंड देन ग्लाइकोप्रोटीन भी मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल के हवाले से आप जानते हैं कि ये आपके पास स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स क्या है और ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं, इनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्म होती है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखिएगा, जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो इस वजह से इनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ये वो प्रोटीन हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं। तो लिपिड्स जो हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे, फास्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स भी। और ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेनली ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। देन हम आगे मूव करते हैं और हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? ये बेसिकली जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज किया गया था तो उसके स्ट्रक्चर के हवाले से भी बात की गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो एक ऐसा मॉडल था जिसके अंदर ये बताया गया कि एक यूनिफॉर्म के फॉर्म में जो है एक आपके पास प्रोटीन की लेयर मौजूद है जो कि सेल को शेप दे रही है। तो यूनिफॉर्म मॉडल जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी कहलाता था। बट 1972 के अंदर दो साइंटिस्ट, एक आपके पास सेंगर है और एक निकलसन है, इन्होंने बेसिकली एक मॉडल दिया जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है, जिसके अंदर इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से बात की। और उन्होंने ये कहा कि आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बेसिकली फास्फोलिपिड बाइलेयर है, जिसके अंदर फास्फोलिपिड जो है वो दो लेयर बना रहे हैं, और प्रोटीन जो है वो इनके अंदर इम्बेडेड है। इम्बेडेड होने का मतलब ये है, जैसे आप धागे के अंदर एक मोती को पिरो देते हैं तो वो मोती जो होता है वो उस धागे के अंदर इम्बेडेड होता है। तो इसी तरह अगर आप, हाँ एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपने सैंडविच लिया और सैंडविच के ऊपर दो ब्रेड्स लेयर होती हैं, एक ऊपर होती है और एक नीचे होती है, और जो बाकी मटेरियल होता है वो उन दोनों के दरमियान मौजूद होता है। तो इसी तरह ये जो लेयर थी ये भी क्या है? लिपिड बाई लेयर है, यानी दो लेयर मौजूद हैं, एक ऊपर लेयर है एक नीचे लेयर है, और उनके दरमियान जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बेडेड है।
अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटीन है वो या तो पार्शियली एम्बेडेड होती हैं या कंप्लीटली एम्बेडेड होती है। ये हम आगे थोड़ी सी देर बाद डिस्कस भी करते हैं कि प्रोटीन जो होंगी वो बाज़ केसेस के अंदर क्या होगा कि वो कम्प्लीटली इसके अंदर एम्बेडेड होंगी, कम्प्लीटली इसके अंदर मौजूद होंगी, और कुछ ऐसी प्रोटीन होंगी जो कि कम्प्लीटली नहीं होंगी बल्कि पार्शियली इसके अंदर क्या होंगी, एम्बेडेड होंगी या पार्शियली इसके अंदर मौजूद होंगी। एंड देन इसके बाद ये भी हमने देखा कि इसी प्रोटीन का जो इस मॉडल का जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि प्रोटीन जो है वो इर्रेगुलर पैटर्न के अंदर है, यानी उनका कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, लाइक ऐसा नहीं है कि एक लेयर के अंदर 3 प्रोटीन मौजूद हैं और फिर थोड़ा सा गैप है और फिर 3 प्रोटीन मौजूद है, बल्कि प्रोटीन जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर है। और बाद में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको देखा गया तो ये कहा गया कि ये फ्रीज फ्रैक्चर्ड मेम्ब्रेन है। फ्रीज फ्रैक्चर मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि कहीं कहीं पे और आपके पास प्रोटीन हैं और फिर लिपिड की जो लेयर्स हैं वो रेगुलर पोर्शन के अंदर मौजूद हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे इसके डायग्राम की तरफ आते हैं। तो डायग्राम के अंदर आपको देखें तो ये आपको वो जो बड़ी शेप के अंदर नज़र आ रही है ये एम्बेडेड फॉर्म में ये क्या कहलाती है, ये प्रोटीन कहलाती हैं जो कि एम्बेडेड है। और ये जो आपको लेयर नज़र आ रही है ये लिपिड की ऊपर वाली लेयर है और ये आपके पास क्या है, लिपिड की इनर लेयर है। ठीक है, उसको आउटर लेयर कहते हैं और फिर इनर लेयर कहते हैं। और ये जो आपके पास प्रोटीन्स हैं इनके ऊपर ये आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन या हाँ, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, ये बेसिकली रिकग्नाइजर के तौर पर काम करते हैं या लाइक एक गार्ड के तौर पर काम करते हैं। उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। एंड यहीं पे आपको लिपिड बाइलेयर के साथ कुछ और मॉलिक्यूल लगे भी नज़र आ रहे हैं जो कि ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। एंड अगर हम इसके साइड देखेंगे तो ये आपको साइटोप्लाज्म वाली साइड पे कुछ फास्फोलिपिड्स वगैरह भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और ऊपर भी फास्फोलिपिड्स ही मौजूद हैं और अंदर की तरफ कुछ फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन भी नज़र आ रहे हैं। ये फिलामेंट्स क्या होते हैं, ये साइटोस्केलेटन के अंदर इनका हम क्या काम होता है, ये हम आगे जो है फर्दर वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे डिटेल में। देन यहाँ पे एक बात बहुत अहम रखी हुई है कि आपके जो बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर आपका बेसिकली 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस बॉडी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, आपके जो फास्फोलिपिड्स हैं ये कॉन्स्टेंटली लाइक कंसिस्टेंटली ऑलिव ऑयल जो है उसकी तरह ये बिहेव करते हैं। ठीक है, और इस ऑलिव ऑयल के अंदर अगर कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए जो कि रेजिड्यू कहलाता है, तो आपकी वजह से जो आपकी लिपिड की बाइलेयर है ये फ्लूइड के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देती है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, ऐसे फैटी एसिड जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है और आयल कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रेजिड्यू के तौर पर लिए जाते हैं और अगर इनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, फ्लूइड के तौर पर बिहेव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास जो फ्लूइडिटी है मेम्ब्रेन की तो दैट इज ड्यू टू द फास्फोलिपिड्स बाइलेयर। ठीक है, इसकी वजह से ये आपके पास क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। और यहाँ पे एक साइंस टिप्स भी लिखी हुई है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन जो है वो डिपेंड करती है लिपिड कंपोनेंट्स के ऊपर, जिनमें फास्फोलिपिड्स भी हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी है और कोलेस्ट्रॉल भी हमने कहा है कि ये यहाँ पे मौजूद है। तो देखें एक इसको हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी फ्लूइडिटी जो है वो सेल को एक मार्जिन देती है कि सेल अगर अपना शेप चेंज करता है, लाइक जैसे हम अमीबा के अंदर बात कर लेते हैं जो कि सूडोपोडिया बनाता है, या इस तरह के कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि रेगुलरली क्या करते हैं, अपने सेल की बॉडी शेप जो है चेंज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे फ्लूइडिटी जो है वो हेल्पफुल होती है क्या के लिए, उस सेल को एक मार्जिन दे रही होती है कि वो सेल अपनी बॉडी को फिर भी क्या कर सके, फंक्शन दे सके। ठीक है, देन हम ये बात करते हैं कि आपके पास ये जो मेम्ब्रेन मौजूद थी जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहलाती हैं, ये मेनली आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में मौजूद होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मैंने पहले भी आपको बताया है एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है वो मौजूद होते हैं।
एंड देन ये जो प्रोटीन है ये मेम्ब्रेन को एक मोज़ेक मैनर देती हैं, या मोज़ेक का बेसिकली मतलब जो है वो बिखरा हुआ है, ठीक है। जैसे मोती के दाने मोती जो है वो आप दानों की फॉर्म में बखेर देते हैं तो वो आपके मोज़ेक पैटर्न कहलाता है। तो प्रोटीन जो है ये भी क्या करती है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ये उस शेप को क्या करती हैं, मोज़ेक मैनर के अंदर जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रोटीन्स हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, जो कि मोज़ेक पैनल के अंदर मौजूद है, ये प्रोटीन जो है वो सेल की फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करती हैं, और इसकी वजह से सेल जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, क्या कहते हैं हम उसको, वैरायटी ऑफ फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। देन ये भी बात हमने याद रखनी है कि जहाँ पे जो लिपिड्स मौजूद हैं वो भी बाद दफ़ा शुगर के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। शुगर मीन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये ऊपर आपके पास ब्रांचिंग या स्ट्रेट चेन के फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। एंड जनरली इनका जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी चीज आ जाए जो कि सेल के लिए हार्मफुल हो, तो ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये सिग्नल के तौर पर सेल को एक स्टिमुलस देते हैं कि सेल के इर्द गिर्द जो है या इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो एक एक ऐसी कोई सी चीज़ मौजूद है जो कि सेल को हार्म जो है वो पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह यहाँ पे स्टीराइड की बात की गई है। स्टीराइड को हमने कोलेस्ट्रॉल का नाम भी दिया था। तो ये भी क्या होता है, लिपिड बाइलेयर्स के अंदर मौजूद होता है, और ये बेसिकली क्या करता है, सेल के जो लोअर टेम्परेचर है उसके ऊपर उस फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर लूज हो जाए या वैसे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल तक चला जाता है, जैसे सर्दियों के अंदर हम बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है बाज़ दफ़ा, तो उसके अंदर क्या होता है, एक या फिर कोई ऐसी क्रिएचर है जो कि बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर रह रही है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर उसके अंदर टेम्परेचर लो होने की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो फ्रीज हो सकती है, और फ्रीज होने की वजह से उस सेल की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो उस सेल की डेथ को बचाने के लिए या उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को या फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करता है, उस फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड जो कि बेसिकली बायलेयर की फॉर्म में मौजूद हैं, उनको स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंडरी ये भी याद रखिएगा कि आपके पास ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल होने का मतलब ये है कि इसके अंदर इसकी जो कंपोजिशन है एंड देन जो सरफेस है वो आइडेंटिकल नहीं है। एक किसी जगह पे जो है वो फ्लूइडिटी जो है वो ज़्यादा है, किसी जगह पे ये हार्ड फॉर्म में भी नज़र आती है। एंड देन जो अमाउंट ऑफ कंपोजिशन है जिसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपके पास क्या है, जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की अमाउंट है वो वेरी करती है। सो हम ये कहते हैं कि इसी वजह से टू सरफेसेस एंड टू हाफ्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या है, ये डिफरेंसेस मौजूद हैं। सो अब हम इसके फंक्शन की तरफ भी जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा कि आपके पास जो प्रोटीन्स है उसकी थिकनेस के हवाले से आई गेस हमने बात नहीं की, तो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपके पास ये जो प्रोटीन्स है, जस्ट अ मिनट, ये जो आपके पास प्रोटीन्स है इसकी थिकनेस के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये यूजुअली 7 नैनोमीटर थिक होती है किसी भी सेल के अंदर। इसकी थिकनेस जो है वो 7 नैनोमीटर जो है उसकी फॉर्म में मौजूद होती है, और नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के हवाले से कि किसी भी सेल के अंदर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं वो दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक चैनल प्रोटीन कहलाती है और एक कैरियर प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। चैनल क्या होता है, चैनल बेसिकली रास्ते को कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि सेल के अंदर कुछ चीज़ों ने मूव करना है और कुछ चीज़ों ने सिंपली सेल से बाहर मूव करना है, तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो है जो मूवमेंट प्रोवाइड हो रही होती है वो भी इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। और कौन सी प्रोटीन करवा रही होती है, वो चैनल प्रोटीन करवा रही होती है। और कैरियर प्रोटीन क्या होती है, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस होती हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको सेल के अंदर भेजना है या उनको सेल से बाहर निकालना है, तो वो खुद से मूव नहीं कर सकते, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोई व्हीकल्स होनी चाहिए। वो व्हीकल क्या कहलाती हैं, कैरियर प्रोटीन कहलाती है। जैसे कि मैं आपको हमें दिखा भी देता हूँ
यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जिन्होंने इस लिपिड बाइलेयर जो मेम्ब्रेन है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको क्रॉस करना है। तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या होता है, इसको एक प्रोटीन जो है वो रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि वो दूसरी साइड में मूव कर जाए। तो ये प्रोटीन क्या कहलाती है, चैनल प्रोटीन कहलाती है। और अगर हम इस जगह पे देखेंगे तो ये जो प्रोटीन है ये क्या कर रही है, ये मॉलिक्यूल को कैरी करती है और कैरी करने के बाद ये दूसरी साइड पे मूव करवाती है। तो ये वाली जो प्रोटीन्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कैरियर प्रोटीन कहलाती हैं, ठीक है। और स्पेशली जो है दूसरी चीज़ ये भी आप याद रखिएगा कि ये जो हम आगे पढ़ते भी हैं कि ये जो कैरियर प्रोटीन होती हैं इनके अंदर मेनली जो है वो एक्टिव मूवमेंट हो रही होती है। एक्टिव मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी आप इसको कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है। और ये जो है ये पैसिव मूवमेंट कहलाती है या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है, जिसके अंदर एनर्जी इतनी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती। और देन हम दूसरे फंक्शन की तरफ जाते हैं तो इसके अंदर एंजाइमेटिक फंक्शन भी मौजूद है। एंजाइमेटिक फंक्शन का मतलब ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम भी मौजूद होते हैं जो कि किसी भी सेल के रिएक्शन के अंदर या मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है एडिनाइलेट साइक्लेज। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि एटीपी की मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ये सेल का जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसके अंदर एक्टिवली ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एज ए एंजाइमेटिक फंक्शन जो है ये भी प्रेफर करती है, ये भी किरदार अदा करती है। देन जो इसका थर्ड फंक्शन है दैट इज रिसेप्टर मॉलिक्यूल। ये भी आपने याद रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसके ऊपर जो ग्लाइकोलिपिड्स स्पेशली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन जो मौजूद होती हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन स्पेसिफिकली क्या करती हैं, रिसेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पर जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। रिसेप्टर मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि जब भी बाहर कोई मॉलिक्यूल जाता है या स्पेसिफिक कोई आइन आया है, कोई स्पेसिफिक ऐसी सब्सटेंस है जिसको सेल के इनसाइड लेके आना है या कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस है, तो क्या होता है वो आके बाइंड होता है उस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। और ग्लाइकोप्रोटीन क्या करती है, उसके पास रिसेप्टर मौजूद है, वो सेल को क्या करती है, स्पेसिफिक सिग्नल जो है वो भेजती है। और स्पेसिफिक सिग्नल भेजने की वजह से सेल की तरफ से इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि सेल के इंटरनल साइड से जो है वो उसको रेस्पॉन्स आएगा। एंड रेस्पॉन्स आने के बाद सपोज जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया है कि ये हार्मोन्स है। अब हार्मोन क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक टारगेट सेल के साथ बाइंड हो जाते हैं अपनी करैक्टर रिसेप्टर साइट के साथ। रिसेप्टर साइट क्या होती है, वो जगह जहाँ पे कोई भी रिसेप्टर मौजूद है और बाहर से आने वाले केमिकल जो हैं या स्टिमुलस जो है वो उसके साथ बाइंड होता है, तो वो जगह क्या कहलाती है, रिसेप्टर साइट कहलाती है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल नर्व इम्पल्सेस को पास आउट करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एज ए रिसेप्टर मॉलिक्यूल भी उसके साथ मौजूद होते हैं और एज ए रिसेप्टिव साइट भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। देन हम बात करते हैं चौथा जो है इसके ऊपर एंटीजेंस के तौर पर भी क्या कहते हैं मौजूद होते हैं या उसके तौर पर बिहेव करती है। तो याद रखिएगा एंटीजेंस जो है वो बेसिकली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब ये है कि ऐसी प्रोटीन जो कि कंजुगेटेड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलके आपस में मॉलिक्यूल बना रही हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ग्लाइकोप्रोटीन जो है इनकी इनॉर्मस नंबर ऑफ शेप्स होती हैं। मतलब ये है कि इनकी बहुत ज़्यादा शेप्स होती हैं और हर शेप जो है वो एक स्पेसिफिक मार्कर के तौर पर जो है वो यूटिलाइज होती है। अब स्पेसिफिक मार्कर का मतलब ये है, मार्कर देखें आप किसी भी चीज़ को मार्क करने के लिए या किसी भी चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए एंटीजेंस जो होती है ये भी क्या करती है, आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप की, अब जब फंक्शनैलिटी और ब्लड ग्रुप पढ़ रहे होते हैं तो अब ये कहते हैं कि एंटीजन के साथ आके एंटीबॉडी जो है वो अटैच होती है, तो उससे आपको पता चलता है, उससे आप मार्क करते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो इसी तरह यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होता है, आपके पास ये एज ए स्पेसिफिक मार्कर जो है वो क्या करती है, परफॉर्म करती है। जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि जब भी आपके पास डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज हो रही होती है तो उसके अंदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे भी